डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज तक हम लोगों ने अपने इस YouTube के माध्यम से आपको केवल अंग्रेजी ग्रामर के विषय में ही बताया है कि किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं, किस प्रकार से हम उसका वॉइस चेंज करते हैं, किस प्रकार से हम नरेशन करते हैं और किस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में हमको लगता है ये भी आप लोगों की केवल अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब तक जब तक आपको अंग्रेजी में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा शॉर्ट स्टोरी के चाहे क्वेश्चन आंसर लिखना हो, चाहे पोएट्री के माध्यम से आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन आंसर लिखना हो, अथवा सेंट्रल आइडिया लिखनी हो, अथवा किसी पोएम को ही क्यों न लिखना हो। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम प्रश्न पत्र पर विचार करते हैं, तो हमको लगता है कि जो प्रश्न पत्र का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो तो 50-50% होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि केवल हम फर्स्ट पेपर पर ही, यदि केवल हम ग्रामर पर ही बात करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा ये कार्य अधूरा हो रहा है। जो हम वास्तव में आप लोगों को देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज के इस युग में आप भी बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें, तो ये संभव नहीं दिखता। यही बात को विचार करके हमने आप लोगों को फर्स्ट पेपर के अंतर्गत चाहे ट्रांसलेशन, चाहे अनुवाद करना हो, या चाहे कह दिया जाए क्वेश्चन आंसर लिखना हो, चाहे पोएम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो भी उस स्टैंजा के आधार पर लिखने हो, या सेंट्रल आइडिया लिखनी हो, आदि सभी बातें हमने आपको बताने का निर्णय लिया है। तो इसी सीरीज में हमने सबसे पहले सोचा है कि क्यों ना आपको जो पोइम्स हैं, पोइम में कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया के द्वारा ही आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो को केवल आप ही अकेले लाभान्वित न हो, बल्कि आपके मित्र या आपके अन्य चाहने वाले भी लाभान्वित हों। इसके लिए आप भी इस चैनल को, इस वीडियो को देखें तथा अपने उन इष्ट मित्रों को भी शेयर करें तथा उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक तथा आपके उन मित्रों तक पहुंच सके जिनको आप बहुत चाहते हैं। आप भी सोचते हैं कि वो भी हमारे समान ही और अच्छे मार्क्स अर्जित करें। तो इसलिए इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके और आपको कहीं अन्यत्र न जाना पड़े, आपको किसी अन्य अध्यापक की भी आवश्यकता न लगे। आपको बिल्कुल ये प्रत्यक्ष लग जाए कि वास्तव में हमारे सामने अध्यापक न होते हुए भी प्रत्यक्ष अध्यापक है। तो आइए इस प्रकार से इन बातों को विचार करते हुए हम आपके सामने पहला कक्षा 10 में जो पहली पोएम है द फाउंटेन, जिसके पोइट का नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। देखिए उन्होंने ये जो एक पोएम लिखी है, उनके उसमें से उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। सेंट्रल आइडिया आपको बताते हैं। सबसे पहले भी हमको जान लेना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया क्या होती है। सेंट्रल आइडिया के बाद में हम आपको जरूर बताएंगे। अब देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार के अंतर्गत जो कवि होता है वो अपनी बात तो कहता है, लेकिन हमको ध्यान करना होता है कि वास्तव में वो उस कविता के माध्यम से हमको कौन सी नैतिक शिक्षा की बात बताना चाहता है, या वास्तव में कौन सा पाठ वो पढ़ाना चाहता है। इन सब बातों का, इन सभी सारों का जो इसी समरी को
अपने शब्दों में व्यक्त करना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। तो आइए हम इस सेंट्रल आइडिया जो फाउंटेन पार्ट है, जिसके राइटर जेम्स रसेल लॉवेल है, को देखते हैं। और हाँ, ये भी समझ लीजिए, आपका जो हाई स्कूल में केवल सेंट्रल आइडिया ही नहीं, जो मैंने दो बातें आपको बताई, पोइम और पोइम के साथ में पोइट का नाम। आपका जो पोइम जब आती है तो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है स्टैंजा में, वो यही आता है, राइट द नेम ऑफ द पोइम फ्रॉम व्हिच द स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो हु इज इट्स पोइट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप जब पोइम पढ़ेंगे या आप जब इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसके कभी कभी नाम ध्यान में आएगा, पोइट का नाम ध्यान में आएगा, और यदि आपको ध्यान आ गया तो उसमें भी आपके 2 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए इन सब बातों को विचार करते हुए हम आपको सबसे पहले सेंट्रल आइडिया, वो भी द फाउंटेन की बताते हैं, जो आपके सामने बोर्ड पर मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख रखा है, कि जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और उसको आप आसानी से पढ़ सकें और पढ़ने के बाद में उसको समझ सकें, जिससे आपको अच्छे नंबर आए। अब सबसे पहले देखिए, और हम चाहते हैं कि जो ये सेंट्रल आइडिया है, इस सेंट्रल आइडिया को केवल मात्र आप पढ़ें ही ना, बल्कि उसको आप इस वीडियो को चला करके उसको अपनी कॉपी पर नोटबुक पर लिख लें, जिससे कि आपको इसके बाद में भी बेहतर तरीके से याद करने में कोई कठिनाई न हो। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये पोएम 1 द फाउंटेन की सेंट्रल आइडिया क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पंक्ति क्या जोड़ी है, द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। हमने पहले ही आपको बताया है कि जो सेंट्रल आइडिया होती है वो हो केंद्रीय विचार होता है, यानी उसके माध्यम से पोइट हमको कौन सी प्रेरणा प्रदान करता है, उसके द्वारा हमको क्या मॉरलिटी मिलती है, क्या मॉरल प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पर पहली पंक्ति में यहाँ पर मैंने लिखा है, द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, यानी द फाउंटेन इज ए सोर्स। फव्वारा एक स्रोत है। किसका स्रोत है? ऑफ इंस्पायरेशन, प्रेरणा का। फव्वारा प्रेरणा का एक स्रोत है। जब हमने पोइम पढ़ा है तो पोइम में हमने पढ़ा है इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, ग्लाइड इन ऑल वेदर्स। इस प्रकार से मैंने इस पूरी पोइम को पढ़ा है, जिसका मतलब क्या है, यदि कहते हैं कि ग्लाइड इन ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, गोज अपवर्ड, ऊपर जाता है, ये सब क्या है? ये सभी फव्वारे की क्वालिटीज हैं। और इनके पीछे कवि का भाव यही है, पोइट का मतलब यही है कि हम भी उस फव्वारे की जैसी क्वालिटीज को प्राप्त करें। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, पहली पंक्ति आपकी, द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। फव्वारा प्रेरणा का एक स्रोत है। द मोशन ऑफ द फाउंटेन इन्फ्लुएंस द पोइट। अब मैंने कहा था इट इज ऑलवेज इन मोशन, ऐसे पोइम में आया है। इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा गतिशील रहता है। कौन गतिशील रहता है? फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, द मोशन ऑफ द फाउंटेन इन्फ्लुएंस द पोइट। फव्वारे की गति कवि को पर प्रभाव डालती है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करती है। इट वर्क्स, यह कार्य करता है। कौन कार्य करता है? फव्वारा कार्य करता है। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट गेट टायर्ड। यह निरंतर कार्य करता है। अब कहते हैं आइदर डे और नाइट, यानी चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, द फाउंटेन वर्क्स ऑल द टाइम। इट इज ऑलवेज हैप्पी, इट इज ऑलवेज चेयरफुल। ऐसा आपका
की जो पोइम है इस प्रकार का भाव आपकी कविता देती है, तो यहाँ पर वही बात कहता है, इट वर्क्स कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट गेट टायर्ड। यह लगातार नियमित रूप से कार्य करता है और कभी भी थकता नहीं है। इट नेवर टायर्स, ये कभी नहीं थकता है। इट इज ऑलवेज इन मोशन, पुनः वही बात, इट इज ऑलवेज इन मोशन, ये कभी थकता नहीं है और यह हमेशा गतिशील रहता है। आप जानते हैं पोइम में लिखा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय फव्वारा गतिशील रहता है। इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ पर वही बात शो की गई है, इट इज ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा ही गतिशील रहता है। इट रिमेन्स एनर्जेटिक, यह शक्ति वाला रहता है, हमेशा ये शक्तिशाली रहता है, इसमें कभी भी थकावट नहीं आती। हाँ, यह हमेशा ही ऊर्जावान रहता है। इट ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, यह हमेशा ही प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। अब इसके द्वारा मैंने बताया था ये केवल एक प्रेरणा देता है फव्वारा, तो वो कहते और हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, तो वही बात है, इट ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, यह हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। द पोएट विशेस टू बी एक्टिव, फ्रेश, changeful and constant like the fountain. The poet wishes to be active, fresh, cheerful and constant like the fountain. The poet wishes to be बनने की इच्छा करता है, बनने की आकांक्षा करता है। क्या बनने की? एक्टिव मीन्स सक्रिय बनना, सक्रिय बनने की। यानी मैंने बताया था कि कविता हमको प्रेरणा प्रदान करती है, कोई भी जो पोइम है कोई न कोई एक मॉरल देती है। तो यहाँ पर वही कवि कहता है, द पोएट विशेस टू बी एक्टिव, कवि सक्रिय रहने की इच्छा करता है, फ्रेश, तरोताजा बनने की इच्छा करता है, चीयरफुल, प्रसन्न चित्त बनने की इच्छा रखता है, एंड कांस्टेंट, और हमेशा एक जैसी कंडीशन रहने वाली, यानी चाहे उसके सामने कैसी भी कंडीशंस क्यों ना जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में फव्वारे के समान कभी भी सोचता है कि हम एक जैसे ही रहेंगे, लाइक दी फाउंटेन, फव्वारे की जैसी। इस प्रकार से ये हमने आपके सामने एक सेंट्रल आइडिया लिखी, जिसका मतलब था, अब इस भी बात को एक बार पुनः आप तुरंत देख लीजिए। पहला था, द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, फव्वारा प्रेरणा का एक स्रोत है। द मोशन ऑफ द फाउंटेन इन्फ्लुएंसेस द पोएट, फव्वारे की गति कवि को प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है। इट वर्क्स कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट गेट टायर्ड, यह निरंतर कार्य करता रहता है और कभी भी थकता नहीं है। इट इज ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा ही गतिशील रहता है। इट रिमेन्स एनर्जेटिक, यह हमेशा ही शक्ति से परिपूर्ण रहता है, एनर्जी रहती है, इसमें पावर रहती है। इट ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, यह हमेशा ही प्रसन्न चित्त दिखता है। द पोएट विशेस टू बी एक्टिव, फ्रेश, चीयरफुल एंड कांस्टेंट लाइक द फाउंटेन, कभी भी फव्वारे के जैसे ही फुर्तीला रहना, फुर्तीला, तरोताजा, प्रसन्न चित्त रहना और निरंतर हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहने की इच्छा व्यक्त करता। इस प्रकार से ये हमारी पोइम 1 द फाउंटेन की सेंट्रल आइडिया पूर्ण होती है। अब ये हम जरूर चाहते हैं कि यदि आपको ये मेरी सेंट्रल आइडिया पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों से भी
इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आज मैंने तो केवल इस पोएम 1 की सेंट्रल आइडिया, जो कि केवल कक्षा 10, वो भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, जो इलाहाबाद बोर्ड से संबंधित जो विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए मैंने डाली है। और इसके बाद में मैं, चाहे वो कक्षा 9th के लिए हो, चाहे इसी 10th के लिए हो, 11th के लिए हो या 12th के लिए हो, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए मैं प्रत्येक पाठों की सेंट्रल आइडिया या अन्य क्वेश्चन आंसर बराबर लिखूंगा। और लिखने के बाद में इसी प्रकार से मैं आपको उसका एक्सप्लेन भी करूंगा कि जिससे यदि आपने मेरे उस वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखने का प्रयास किया, देखा और प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखा, तो निश्चित रूप से आप इसके द्वारा लाभान्वित होंगे। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त करके और जो आप चाहते हैं वैसे बेहतर नंबर पाएंगे। और आपको आने वाले समय में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामर भी सीखेंगे और फर्स्ट पेपर भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।